जब टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी होती है या स्टार्ट होने वाली होती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है प्यूपल टीचर्स को, ट्रेनीज़ को। तो मैं इस वीडियो में आपकी थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपटर्न। In my today's video, I will share my personal experience about my internship, B.Ed internship और teaching practice। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी B.Ed internship कैसी थी या मेरी teaching practice कैसी रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करे मैंने या क्या सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्चुअलाइज्ड फॉर्मेट में आपको बताऊंगी, सारी छोटी छोटी डिटेलिंग्स मैं आपको बताऊंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने B.Ed कब किया था। तो B.Ed जब 1 ईयर का था, जिस साल मैंने B.Ed किया तो वो लास्ट सेशन था जब B.Ed 1 ईयर का था। उस मेरे बाद से B.Ed जो है वो 2 साल का कोर्स हो गया था। ठीक है, तो मैंने 1 ईयर वाला B.Ed कोर्स किया था। प्राइवेट कॉलेज से B.Ed किया है मैंने, बिकॉज जब मेरा ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया था, मेरा मास्टर्स का जब रिज़ल्ट आया था, मैंने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स किया, देन मैंने B.Ed किया। रीज़न बीइंग मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे +2 को पढ़ाना था। तो +2 को पढ़ाने के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो मैंने ग्रेजुएशन B.Com के बाद M.Com किया। देन रिज़ल्ट आते आते काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने प्राइवेट कॉलेज में एनरोल कराया खुद को। और मेरी सिलेक्शन जो थी वो एंट्रेंस बेसिस पे नहीं थी, मेरिट बेसिस पे थी, बिकॉज मेरे ग्रेजुएशन में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मास्टर्स में भी अच्छे थे, डिस्टिंक्शन था दोनों में। तो मेरी सिलेक्शन हो गई थी कॉमर्स पे। तब कॉमर्स के लिए 5 सीट्स थे और उसमें फर्स्ट सिलेक्शन मेरी हुई थी। ठीक है, तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने झारखंड स्टेट के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से B.Ed किया है, बिकॉज ये मेरा होम टाउन है। अब बात करते हैं टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में, बिकॉज हम B.Ed जर्नी की बात नहीं कर रहे, हम टीचिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि हम लोग टीचिंग प्रैक्टिस के लिए कब गए थे। तो जब हमारा ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ द सिलेबस कवर अप हो गया था, लाइक एंड के टाइम पे हमारे समय पे जाते थे, जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसके बाद एजुकेशनल टू टीचिंग प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें ही चलती हैं। तो हमारा जब सिलेबस कंप्लीट होने को था तो हमें हमारी माइक्रो टीचिंग फिर स्टार्ट करा दी गई थी, बिकॉज टीचिंग प्रैक्टिस इंटर्नशिप के पहले आपको रिहर्सल करवाया जाता है, जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो वो स्टार्ट हो गया था हमारा। तो हमारा जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन था वो 40 डेज़ का था। 1 साल वाला जो B.Ed कोर्स था उसमें इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 40 डेज़ का था। अभी तो जो 2 साल वाला कोर्स है उसमें ऑफिशियली आपको 4 मंथ्स पढ़ाना है, बट बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ 2 मंथ्स एंड 2.5 मंथ्स में उसको सेटल डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा 40 डेज़ का इंटर्नशिप था। जैसा आप सभी को, अगर आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं या इनरोल कराया है आपने B.Ed में खुद को, तो आपको जैसी नर्वसनेस या जिस तरह के कन्फ्यूजन्स माइंड में रहते हैं, वैसी ही कन्फ्यूजन हम सभी B.Ed ट्रेनीज़ के माइंड में थी जब हमें टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में बताया गया था। हालांकि मैंने स्टार्टिंग से, मैं बहुत पहले से ही बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मुझे टीचिंग में एज सच कोई दिक्कत नहीं थी। सब्जेक्ट नॉलेज भी थी, टीचिंग एक्सपीरियंस भी था, बट घर पे बैठकर बच्चों को पढ़ाना और एक प्लेटफॉर्म पे जाके पोडियम के सामने खड़े होके पूरे क्लासरूम को पढ़ाना, और क्लासरूम मैनेजमेंट, लेसन प्लान, अटेंडेंस, स्कूल प्रमाइसेस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं सब में खुद को इन्वॉल्व करना, प्लस न्यू स्कूल में आप जा रहे हो वहाँ की कैसे इन्वॉल्वमेंट है, इन सारी चीज़ों का बहुत टेंशन था। तो हमारा स्कूल सिलेक्शन कैसे हुआ था, मतलब हमको स्कूल कैसे मिला था। तो हमारे लोकेशन से 3 to 4 to 5 किलोमीटर्स के बीच में जो भी स्कूल्स आते थे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या क्वालिफिकेशन, कौन क्लास को आप पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ये सारी चीज़ों को देख के, तो उस अकॉर्डिंग हमें स्कूल्स अलॉट कराए गए थे। और ऑब्वियसली जाने के पहले हमें बहुत सारे टिप्स भी दिए गए थे हमारे मेंटर्स के द्वारा, बट फिर भी डर तो लगता है, हेजिटेशन होती है पढ़ाने में। ठीक है, तो
और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब टीचिंग प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। लाइक सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बनते हैं यहाँ पे। लाइक कॉमर्स स्टूडेंट्स वाले 5 स्टूडेंट है तो उनका अलग ग्रुप, फिजिक्स के 10 स्टूडेंट है तो उनका अलग ग्रुप, केमिस्ट्री के 8 स्टूडेंट है तो उनका अलग ग्रुप। ये पार्टिकुलर स्कूल में जाएंगे ऐसे करके अलॉट किया जाता है। अलग अलग स्कूल जहाँ पे एक सब्जेक्ट के 5 से 10 स्टूडेंट के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप आपको अलॉट किया जाता है उसका एक टीम लीड, 1 या 2 टीम लीडर बनाया जाता है। हमारे समय में 2 टीम लीडर, ग्रुप लीडर बोल सकते हैं आप, जो कि कोई एक होना चाहिए मैनेजिंग फोर्स जो सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। ऑब्वियसली वो हेड तो नहीं बोल सकते हम, सब कुछ म्यूचुअली डिसाइड करके ही होता है कि क्लासेस कैसी लेनी है। अगर आपको टॉपिक्स मिल गया है कि आपको एसएसटी में पढ़ाना है तो क्लासेस कैसे अलॉट होंगे। अगर एसएसटी के लिए 3 कैंडिडेट है तो क्लासेस कैसे अलॉट होंगे। तो टीम लीडर, फिर जो हम ट्रेनीज थे, हम खुद भी, और जो टीचर्स होते हैं पार्टिकुलर स्कूल के, वो मिलके एक अलॉटमेंट होता है टाइम टेबल का कि कैसे कैसे आपको क्लासेस दी जाएंगी, कितने लीजर्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग में मैंने हज़ारीबाग के ही स्कूल से, जो कि मेरे घर से आई थिंक 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे होगा, मुझे +2 हाई स्कूल में भेजा गया था। बिकॉज़ मेरा कॉमर्स है तो मुझे 11th-12th को पढ़ाना था, तो वहाँ पे भेजा गया था। तो फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा आपको हेजिटेशन और बहुत ज़्यादा एक अनकम्फर्ट रहता है कि स्टूडेंट्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट डे आपको ऐसा कुछ पढ़ाना नहीं होता, इंट्रोडक्शन टाइप होता है ताकि आप स्कूल के प्रेमाइसेस को में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, स्कूल एनवायरनमेंट को समझ सके, वहाँ के जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, आपके जो रिपोर्टिंग टीचर हैं, आप उनसे बात कर सकें कि आपको क्या सारे कंटेंट्स प्रिपेयर करने हैं। बिकॉज उसी अकॉर्डिंग आपको लेसन प्लान एंड टीचिंग एड्स ये सारी चीज़ें बनानी होंगी। प्लस एक टाइम टेबल भी बन जाता है, वो सारी चीज़ें। तो फर्स्ट डे जब हम लोग गए थे तो हमारे जाने के बाद स्कूल में सबसे पहले आपको अपना अटेंडेंस लगाना होगा। बायोमेट्रिक नहीं होता है, कहीं कहीं पे बायोमेट्रिक भी होता है। नॉर्मल एक रजिस्टर होता है जिसमें अटेंडेंस मेंटेन किया जाता है। तो उसमें आपको डेट, आपका अराइविंग का टाइम क्या है, कितने बजे आप पहुंच रहे हैं स्कूल प्रमाइसेस में, डिपार्चर टाइमिंग, ये सारी चीज़ें। अराइविंग टाइमिंग, वहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर भी करना है। वो करने के बाद सबने वो अटेंडेंस वहाँ पे मार्क किया। देन उसके बाद फर्स्ट स्टेप आता है असेंबली का, कि जो स्कूल प्रोमाइसेस में जो भी असेंबली थॉट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लेज होता है या कुछ एक्सरसाइज वगैरह, न्यूज़ बोलना रहता है या किसी टॉपिक पे आपको बोलना रहता है, वो सारी चीज़ें। तो फर्स्ट डे हमें असेंबली के बाद स्टेज पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन देना था सारे पीएड ट्रेनीज़ को। और अगर आप कुछ थॉट या मैसेज बोलना चाहते हैं तो वो भी आप 1-2 लाइन का बोल सकते हैं। आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे 40 डेज़ के लिए उस पार्टिकुलर स्कूल में, ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। तो हमने स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे जाके इंट्रोडक्शन दिया अपना, कि हम कहाँ से आए हैं या फिर हम क्या पढ़ाएंगे आपको, ये सारी चीज़ें। तो वो इंट्रोडक्शन वाला हो जाता है जो आपको प्लेटफॉर्म पे जाके स्टेज पे देना होता है। हर स्कूल का अपना अलग सिस्टम होता है। देन उसके बाद जो टीचर्स होते हैं वो आपको स्टाफ रूम में लेके जाते हैं। हमें हॉल मिला था, बेसिकली जो हम बीए ट्रेनिंग्स प्यूपल टीचर्स थे, हमें हॉल मिला था। तो हम वहाँ के टीचर्स के साथ स्टाफ रूम में हम लोग नहीं बैठते थे, हम लोग का अपना अलग बैठने का था। बिकॉज हैं तो हम ट्रेनीज ऑब्वियसली। उसके बाद वहाँ पे एक टाइम टेबल सेट होता है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि किनको एसएसटी का क्लास लेना है, किनको साइंस का क्लास लेना है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ गए हैं। और फिर टीचर भी आपको उसमें बहुत हेल्प करते हैं कि क्योंकि अब जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वहाँ के टीचर्स भी साइंस पढ़ाएंगे, आपको भी साइंस पढ़ाना है, तो आपके जो साइंस के टीचर हैं वो आपको बताएंगे कि क्या पोर्शन वो पढ़ाएंगे, क्या पोर्शन आप पढ़ाएंगे। आपको एक टॉपिक और चैप्टर्स कह सकते हैं मिलता है जो आपको अपने साइंस के, मान लीजिए साइंस के 5 स्टूडेंट है तो आपको डिवाइड करना है कि कौन क्या पढ़ाएगा। अगर इसमें आपको दिक्कत होती है डिवीजन में तो आपके जो कॉलेज के लेक्चरर्स हैं वो भी आते हैं वहाँ पे आपको गाइड करने के लिए। बीच में वो भी आते हैं देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं या नहीं, ताकि कॉलेज का भी नाम ना खराब हो। तो वो भी आपको हेल्प करेंगे इसमें। जो आपके मेथड पेपर के टीचर हैं, आपको पढ़ाना मेथड पेपर है वहाँ, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेंगे इसमें कि किसको कौन सा टॉपिक्स या
सपोज दैट मान लीजिए इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स भी है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, तो कौन मैथ्स का पोर्शन लेंगे, कौन थ्योरेटिकल पोर्शन लेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से टाइम टेबल बन गया, क्लासेस अलॉट हो गए, टीचर्स के साथ हमने गेट टुगेदर कर लिया, टीचर्स ने अपने स्कूल के बारे में कुछ बताया, हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। अब आती है एक्चुअल जो टेंशन वाली चीज़ होती है, क्लासरूम में जाना, क्लासरूम मैनेजमेंट करना और स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोडक्शन करना। तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। वहाँ के जो कॉमर्स टीचर थी, मैम थी, वो मेरी रिपोर्टिंग टीचर थी, बिकॉज वो वहाँ पे कॉमर्स पहले से पढ़ा रही थी और मुझे भी कॉमर्स ही पढ़ाना था। और जिस टाइम पर मैं गई थी इंटर्नशिप के लिए, उस टाइम 11th क्लास नहीं थी, लाइक 10th का रिजल्ट्स वगैरह निकला था, 11th क्लास में एडमिशन अभी हुआ नहीं था, तो थे 12th के स्टूडेंट्स। और बोर्ड बैचेस मिलने में आपको बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि एक क्लास या 2 क्लास भी उनका सफ़र करे। और सिंस प्यूपल टीचर्स होते हैं, ट्रेनीज होते हैं, तो टीचर्स को उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो उस लेवल का पढ़ा पाएंगे या बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ा पाएंगे। तो फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन वगैरह जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें, एंड देन सेकेंड डे से हमें क्लासेस अलॉट किए गए थे कि 4 to 5 क्लासेस हमें डेली मिलते थे। प्लस कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपके सब्जेक्ट टीचर ही आपको कभी बोल देते हैं, उनका क्लास है बट वो बोल देंगे कि आप क्लास ले लीजिए, या कुछ लीजर क्लासेस भी मैनेज करना पड़ता है। फुल टू आपका टीचर का रोल होता है वहाँ पे। तो जो मैम थी उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि मुझे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाना था। 9th-10th को इकोनॉमिक्स पढ़ाना था, कॉमर्स में अकाउंट्स, BST, कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स होता है, तो मुझे मतलब 9th से लेके 12th तक के क्लासेस को पढ़ाना था। तो मैम ने बुलाकर बोला कि सिंस आपका कॉमर्स है और आपको 12th को ही पढ़ाना है, बिकॉज 11th तो है नहीं हमारे पास, तो मैं पहले देखूंगी कि आप कैसा पढ़ाते, देन आपको 12th का क्लासेस मिलेगा। नॉर्मली क्लास 8 तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, आपको आराम से पढ़ाने को मिल जाता है। हाँ, अगर टीचर को लगता है आप कुछ गलत पढ़ा रहे हैं तो वो गाइड करते हैं, बट मेरे को ऐसा बोला गया था बिकॉज बोर्ड बैच था मेरा। तो आई सेड ओके। मैम ने कहा कि मैं यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ, आप इसके आगे से पढ़ाइए। देखिए पढ़ाना क्या होता है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट ऐसा होता है कि जहाँ तक टीचर ने पढ़ाया है वहाँ से आपको पढ़ाने को बोला जाता है, या एंड का कुछ पोर्शन आपको पढ़ाने को बोला जाएगा, या स्टार्टिंग से कुछ पोर्शन बोला जाएगा, वो आपके रिपोर्टिंग टीचर पर डिपेंड करता है। तो मुझे भेजा गया था पढ़ाने के लिए अकाउंट्स, क्लास 12th में अकाउंट्स पढ़ाने को भेजा गया था, जो कि मेन पेपर होता है कॉमर्स का। तो मुझे आज भी याद है, मैंने उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाया था। तो देखिए मैंने कैसे मैनेज किया। स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लमेटिक नोटोरियस स्टूडेंट्स मिलेंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो अननेसेसरी का न्यूशंस क्रिएट करेंगे, बिकॉज उन्हें भी पता होता है कि हम परमानेंट वहाँ नहीं गए हैं, हम गेस्ट फैकल्टी हैं, कुछ दिन के लिए गए हैं, ट्रेनीज हैं। तो मेरा हमेशा से ये था कि देखिए हेजिटेशन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे एक टिप दूंगी आपको कि स्टूडेंट्स के साथ ना थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, जाते के साथ आप अपना जो कंटेंट है उसको पढ़ाने मत लगिए। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स भी कंफर्टेबल नहीं होते, आप भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। थोड़ा सा अगर आप इन्वॉल्व होंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, अगर आप स्टूडेंट्स से रिगार्डिंग सब्जेक्ट ही उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे, या उनसे बोलेंगे कि आपके इस टॉपिक पे क्या थॉट है, क्योंकि आप बिगर सेक्शन के बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप भी बिल्ड होती है, कंफर्ट भी आता है, नॉलेज की भी शेयरिंग होती है, इस तरीके से। तो पहले जाके मैंने प्रीवियस नॉलेज चेक किया, तो प्रीवियस नॉलेज में मुझे थोड़ा सा लगा कि इनको मगअप करने की ज़रूरत है, तो मैंने थोड़ा सा उन्हें प्रीवियस नॉलेज पहले, उसके पहले जो रिलेटेड जो फॉर्मूलाज या वो सारी चीज़ होती है वो समझाया मैंने। देन डायरेक्टली मैं कंटेंट पे गई पढ़ाने के लिए। इन द मीन वाइल 45 मिनट्स का क्लास था, तो आई थिंक 10 से 15 मिनट के बाद जो उनकी एक्चुअल में रिपोर्टिंग मैम, कॉमर्स मैम जो थी, वो बैक डोर से उन्होंने एंट्री लिया और वो लास्ट बेंच पे जाकर आराम से बैठ गए। एंड ऑब्वियसली आप CCTV सर्वेलेंस के अंडर रहते हो। आपको जो स्कूल के प्रिंसिपल है, हमारा मिशनरी स्कूल था, तो हमारे जो स्कूल के फादर थे वो 24/7 हमें, उनका नज़र था हम पे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं या क्या हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, डिसिप्लिन, डेकोरम। आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना होता है, जो आपका B.Ed कॉलेज का यूनिफॉर्म होता है। अगर साड़ी है तो साड़ी, शूट, या बॉयज़ के लिए फॉर्मल्स है, आपको वो जाना है नीट एंड क्लीन तरीके से। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो प्रेजेंटेशन होगा स्कूल प्रोमाइसेस में, वो बिल्कुल टीचर के जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप इधर उछल कूद रहे हैं, स्टूडेंट
जैसा हरकत करें वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल हरकत नहीं है और इम्प्रेशन भी बहुत ख़राब जाता है आपका और आपके कॉलेज और आपकी टीम का। तो वो मैम आकर चुपचाप बैठ गई वहाँ पे, ठीक है। देन मैंने पूरा क्लास पढ़ाया, वो पूरे क्लास में बैठी रही, ठीक है। पढ़ाने के बीच में मैंने स्टूडेंट से पूछा भी, स्टेप बाय स्टेप मैं पूछते जा रही थी आपको समझ में आया या नहीं, या स्टूडेंट्स को क्या क्वेश्चन है। लैंग्वेज का भी मुझे लग रहा था कि मैं जिस लैंग्वेज में, ऑब्वियसली हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रही थी, बट वो कम्प्लीटली हिंदी मीडियम स्कूल था, तो मैंने बहुत सिंपल ही लैंग्वेज रखा था। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको समझ आ रही है कि नहीं लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स वर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि उनको समझ में आ रही है। वो क्वेश्चंस भी थोड़ा मोड़ा पूछ रहे थे बीच में, और ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है, बट अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है तो वो हेजिटेशन आपका तुरंत ख़त्म हो जाएगा जैसे ही आप इंटरेक्ट करने लगेंगे। स्टूडेंट्स आपसे बात करने लगते हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हो, वो आपसे पूछते हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब बात आती है रिएक्शन की। क्लास ओवर हो गया, टीचर आपको क्लास में कुछ भी फीडबैक नहीं देते, और क्लास में जाने के पहले मैंने लेसन प्लान टीचर को दिखाया था कि आज मैं इस टॉपिक पे ये पढ़ूंगी, ये चीज़ें कवर मैं करूँगी। तो उनका था परफेक्ट, आप ये पढ़ा सकते हो। टीचिंग एड्स भी था मेरा, चार्ट पेपर, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया स्टाफ रूम में। शी सेज कि इट वॉज अ वेरी गुड क्लास, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया आपने। आई वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस। मैं आपको क्लासेस दे सकती हूँ आगे, आप पढ़ा सकते हैं आराम से। शी वॉज वेरी हैप्पी विथ माई क्लास परफॉर्मेंस, ठीक है। उन्होंने बस एक चीज़ एज एन एडवाइस, एज अ सजेशन कह सकते हैं, उन्होंने मुझे बस एक चीज़ बोली कि यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सिंपल बैकग्राउंड के साथ आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल था प्लस हॉस्टल भी था, गवर्नमेंट स्कूल नहीं बोल सकते, मिशनरी स्कूल था, हॉस्टल था, स्टूडेंट्स हॉस्टल में ही रहते थे वहाँ पे। तो उनका कहना था कि सिंस मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मे भी उन्हें ऐसा लगा हो कि मैं आगे चल के मेरी वोकैबुलरी जो होगी वो बहुत ज़्यादा मैं इंग्लिश में पढ़ाने लगूंगी या स्पीड अप में पढ़ाऊंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी मैंने बहुत सिंपल वोकैबुलरी रखा था, हिंदी में ही मैं ज़्यादा पढ़ाती थी, इंग्लिश में उतना नहीं पढ़ाती थी। तो उन्होंने बस बोला मुझे कि आप ज़्यादा स्पीड से मत पढ़ाइएगा, लाइक स्पीड को काफ़ी स्लो रखिएगा, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े स्लो लर्नर्स हैं, तो हम लोग स्पीड बहुत कम, धीरे धीरे पढ़ाते हैं स्पीड में, लाइक एक चीज़ को 3-4 बार पढ़ा के वैसे करके, विच वॉज अ वेरी गुड एडवाइस, ठीक है। तो मैंने बोला ओके, मैं पढ़ाने के बाद पूछ लूँगी। तो बोली कि नहीं आप पूछेंगे तो सही, बट स्टूडेंट्स कई बार बोल देते हैं हाँ समझ में आ गया। तो आप एक चीज़ को जब 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो वो उनके लिए बेटर होता है, बिकॉज हर स्टूडेंट की अपनी अलग लेवल होती है, ग्रास्पिंग पावर होती है, कैपेसिटी होती है, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने मुझे बस ये पीस ऑफ एडवाइस दिया था, बाकी शी वॉज सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग। एंड देन उन्होंने मुझे क्लासेस अलॉट कर दिया। उन्होंने बोला कि आप कल से अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ दोनों ही पढ़ाइए। उनकी भी कुछ क्लासेस रहती थी, मेरी भी कुछ क्लासेस रहती थी। तो मेरे पढ़ाने का ऐसे था कि उन्होंने जहाँ तक पढ़ा दिया है उसके बाद मुझे पढ़ाना था। सेक्शंस बताया था उन्होंने मुझे कि मुझे क्या पढ़ाना है और वो क्या पढ़ाएंगी। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखने की कोशिश करी, नॉट ओवर फ्रेंडली, नॉट ओवर स्ट्रिक्ट, बिकॉज 11th-12th के स्टूडेंट्स बहुत मैच्योर नहीं होते और आप उनके साथ बहुत स्ट्रिक्टली भी बिहेव नहीं कर सकते। ये एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ आपको बहुत समझदारी से टैकल करना होता है स्टूडेंट्स को, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली जब आप ट्रेनीज़ हैं, प्यूपल टीचर्स हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने इतना फ्रेंडली रखा था रिलेशंस उनके साथ कि वो मुझसे कंफर्टेबली पूछ सकें क्वेश्चंस, लाइक कोई हेजिटेशन नहीं हो। मेरी एटीट्यूड या मेरे बिहेवियर से वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने में मुझसे बिल्कुल भी ना डरे, ऐसा था मेरा बिहेवियर। ओवर फ्रेंडली भी नहीं था, ओवर स्ट्रिक्ट भी नहीं था। हाँ, बट जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, मैं भी स्ट्रिक्ट थी वहाँ, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ जो बिना स्ट्रिक्ट हुए आप उन्हें नहीं हैंडल कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो मेरी टीचिंग प्रैक्टिस काफ़ी स्मूथ, बहुत अच्छी गई थी। प्रॉब्लम बस ये आती थी कि 2-3 स्टूडेंट जो थे, बॉयज़ स्टूडेंट जो थे, तो उनका बिहेवियर लाइक वही जो मैंने बोला कि उनके दिमाग में यही इंप्रेशन होता है कि ये तो प्यूपल टीचर्स होते हैं और वो सारी चीज़ें।
तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की मुझे ज़रूरत पड़ी थी, अदरवाइज़ सब कुछ बहुत अच्छा था। और लेसन प्लान भी मैंने हमेशा सिग्नेचर करवाया, और टीचिंग एड्स भी मैं हमेशा साइन करवाती थी। हमारे कॉलेज से टीचर्स भी आते थे इंस्पेक्शन पे, वो भी सेटिस्फाइड थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए, आपको ना बहुत ज़्यादा कुछ मैं एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी। आपको बहुत ज़्यादा अपना जो बिहेवियर है, जो कंडक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बटरिंग वाला नहीं रखना है। लाइक आई होप आप समझ रहे होंगे। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि रिपोर्टिंग टीचर के आगे पीछे घूमेंगे, उनके चैम्बर में घूमते रहेंगे, मस्का लगाएंगे इज़ द एक्चुअल वर्ड। बट आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपका इंप्रेशन खुद डाउन होता है। आप बहुत हम्बली, पोलाइटली, रेस्पेक्टफुली बिहेव कीजिए, बट आपको जितना ज़रूरत है उतना ही इंटरेक्ट कीजिए टीचर से। आपको वहाँ बैठ के घर की बात और ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पढ़ाने गए हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग लेने गए हैं, तो आपको एक डेकोरम कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ भी अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं रिगार्डिंग एग्जाम्स, रिगार्डिंग एक्टिविटीज़, आप बिल्कुल गाइड कीजिए उनको। बट आप और कुछ भी बहुत ज़्यादा फालतू प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंस आप यंग जनरेशन्स के हैं, तो कुछ भी आप माइंडलेसली बात नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो वही मैं बता रही थी आपको। तो हमारा 40 डेज तक, और ऐसा होता है कि आपको 40 डेज कंप्लीट टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आपका एक भी दिन स्किप हुआ तो आपका एक दिन आगे बढ़ जाएगा, आपकी सारी टीम चली जाएगी, बिकॉज उनका तो 40 डेज का ही है ना। आपको उसके बाद एक दिन अकेले जाकर क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको 40 डेज रजिस्टर में कंप्लीट रिकॉर्ड में दिखाना है। तो अटेंडेंस लेना होता था मुझे, क्लास में पढ़ाती थी मैं, लेसन प्लान बनाती थी, वो साइन करवाती थी, टीचिंग एड्स होता था, वो मैं सिग्नेचर करवाती थी ड्यूली, या फिर कहाँ तक मैंने पढ़ाया, वो सारी चीज़ें मैं अपने रिपोर्टिंग टीचर को दिखाती थी। बीच में फादर हमें बुलाते थे, बिकॉज 11th क्लास भी उस टाइम आ ही रहे थे, उनकी भी एडमिशन हो ही रही, तो काउंसलिंग के लिए फादर ने हमें बोला था आपको एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होनी है, सारी एक्टिविटीज़ में। तो उनकी काउंसलिंग भी करी हमने, फादर ने हमें बोला था कि आपको काउंसलिंग करनी है, तो वो किया। फिर हमारा जैसे सारे टीचर्स एक एक दिन करके स्टेज पे जाके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, एजुकेशन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, क्लीनलीनेस हो गया, हाइजीन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसी भी टॉपिक पे जाके 5 मिनट के लिए बोलते थे आफ्टर असेंबली। तो हमारा भी ऐसे टर्न आया था कि सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे हम, कि आपको स्टेज पे जाके बोलना है। तो मैंने एजुकेशन पे बोला था, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट के लिए आपको बोलना होता था स्टेज पे जाके, ऐसा था हमारा। तो वो सारी चीज़ें भी हमने करी। फिर बीच में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, या कभी फादर ने बोला कि आज हमारा लंच है सारे टीचर्स का, तो उसमें आपको इन्वॉल्व होना है, या बाकी जो सारी भी चीज़ें उसमें हम लोग इन्वॉल्व हुए। ऐसे करते करते हमारी 40 डेज जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुई। बहुत प्यूपल टीचर्स को प्रॉब्लम भी होती थी, जिन्होंने लेसन प्लान साइन नहीं कराया, उनके रिपोर्टिंग टीचर ऑफेंड हो जाते थे ये सारी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है ना। देन जब आप स्कूल से जब आपका 40 डेज कंप्लीट हो गया, तो बीएड ट्रेनीज और पीपल टीचर्स के द्वारा ही एक सिंपल सा गेट टुगेदर काइंड ऑफ लंच या स्नैक या टी टाइप आप कुछ रख सकते हैं, जस्ट टू से देम थैंक यू फॉर देयर इमेंस कोऑपरेशन एंड गाइडेंस। और एक उससे अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन रहता है। उसी दिन आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आपकी जो टीचिंग सर्टिफिकेट है वो मिलेगी, आपके लेसन प्लान सारे ड्यूली साइंड होने चाहिए। तो अगर आपका लेसन प्लान ड्यूली साइंड है, 40 डेज आपका हो गया है, टीचिंग एड्स आपके कम्प्लीटली साइंड है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इन द मीन वाइल जो भी स्पोर्ट्स डे या कोई भी फ्रीडम फाइटर्स का बर्थडे वगैरह, ये सारी चीज़ें भी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ, बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते थे, तो आपको सारी चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। देन इस तरीके से लास्ट में हमने लंच रखा था, हमने कम्युनिटी लंच टाइप का रखा था, जिसमें हमने सारे टीचर्स को इनवाइट किया था। सारे टीचर्स को इनवाइट किया था हमने। तो वो लंच वगैरह था, सारे टीचर्स को हमने अच्छे से लंच करवाया था। एंड देन उसके बाद हमारा लेसन प्लान्स वगैरह चेक हुआ, 40 डेज हमारा हुआ है या नहीं, और फिर हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले। जो फादर थे, जो हमारे रिपोर्टिंग टीचर्स थे, उन्होंने हमसे आके बात करी कि उनको मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमारा आना, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बहुत लोगों को
की प्लेसमेंट भी हो जाती है। अगर इंटर्नशिप में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, स्कूल में वैकेंसी है, तो वहाँ पे आपको ले लेते हैं बाद में एज अ टीचर, अगर जब आप CV या रिज्यूमे जमा करते हैं तो उस टाइम पे। इस तरीके से हमारी जो टीचिंग प्रैक्टिस की जर्नी थी बहुत स्मूथ रही। आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि आपको स्कूल प्रमाइसेस में अपने अंदर आपको वो चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी लानी है एज अ टीचर, ठीक है। आप वहाँ पे एज अ टीचर आपको बिहेव करना है, तो वो सारी चीज़ें, डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब होना चाहिए आपके अंदर। और यूनिफॉर्म, आई कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पहन के जानी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने कॉलेज, B.Ed कॉलेज के मेंटर से बात कीजिए अगर क्लासेस को लेके या टीम्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। होता है ऐसा, बिकॉज अगर टीम लीडर के साथ किसी की नहीं बनती है या आपके जो कॉलीग हैं जो क्लासेस आपके साथ शेयर करें उनसे नहीं बनती, तो आप अपने या तो खुद से शॉर्ट आउट कीजिए या तो अपने कॉलेज के टीचर्स से बात कीजिए कि आप क्लासेस खुद से डिवाइड करें आके। रिपोर्टिंग टीचर्स के साथ अपने कॉलेज के इंटरनल मैटर्स को उतना ना शेयर करें, बिकॉज वो एक इमेज वाली भी बात हो जाती है। और अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप रिपोर्टिंग टीचर से बात कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे या करेंगी। तो इस तरीके से टीचिंग प्रैक्टिस बहुत ही स्मूथ जर्नी रहती है। इसके बाद जब आप टीचर बनेंगे ना, तो आपको उतना डर या हेजिटेशन नहीं लगेगा, या आप में कॉन्फिडेंस और ड्यूटीफुलनेस की फीलिंग आती है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी टीचिंग जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। मैं इंटर्नशिप पे और वीडियोस लाऊंगी, बट पहले मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को लाइव कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। फिर मैं स्मॉल पार्ट्स में आपको बताऊँगी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, कितने फाइल्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट कर सकते हैं वीडियोस पे, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप किसी के साथ भी, ठीक है ना, लर्नर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के साथ भी। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या कोर्स से रिलेटेड हो, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। बाय बाय।